हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति राव एंड यूर वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नेट एक्सप्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की या फिर यूजीसी नेट की और आपका सब्जेक्ट भी है कॉमर्स, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा टारगेट यही है कि आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करा पाऊँ। तो इसके लिए मैं रोज़ाना MCQs आपके लिए लेकर आती हूँ सो दैट आप इजीली कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएँ और साथ में MCQs की प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। मैं अकाउंट्स के MCQs लेके आई हूँ जो अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाए और साथ में आप टारगेट कर पाओ किसी भी टीचिंग एग्जाम का। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना वेस्ट किए टाइम को हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 460। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। इसमें कह रहा है जब हम शेयर को फॉरफिट कर देते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। वो पूछ रहा है किससे किया जाता है। देखिए, जब हम कोई मान लीजिए किसी को जो शेयर होल्डर हैं, अगर वो एबल नहीं है, उसने वो जो हम कॉल मंगवा रहे हैं वो पे नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करें, उसको 14 डेज़ का क्या देते हैं, टाइम देते हैं। उसको बताते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाएगा, मीन्स जब्त कर लिया जाएगा। अगर जब्त कर लिया जाएगा उसके बाद भी अगर वो पे नहीं करता है तो जब्त कर लिया जाता है, तो उसको क्या करेंगे हम, अब उसके शेयर को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। शेयर कैपिटल जो हमारी होती है एक तरह से लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या होती है, हमारी क्रेडिट में होती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि हम किससे डेबिट करेंगे, पेड अप अमाउंट से, कोल्ड अप अमाउंट से, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर से या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हम डेबिट करते हैं वो कोल्ड अप से करते हैं कि जितना हमने मंगवाया है उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो कॉल इन एरियर है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 261। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल, देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी विद विच कैपिटल इज यूज्ड। मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि जी आप बताइए कि ये कैपिटल जो हम यूज़ करते हैं उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी किससे पता चलती है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्ट क्या करेगा, अगर आपको मान लीजिए बाहर से आपने कैपिटल उठा रखी है, ठीक है, शेयर होल्डर की जो आपके पास कैपिटल है, जो लायबिलिटी है, अब उसकी एफिशिएंसी को क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि आप उनकी जो कैपिटल जो उन लोगों ने लगा रखी है उनको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो या सही जगह पे लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर फंड्स, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, अर्निंग पर शेयर या ऑपरेटिंग रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब बात करते हैं हम एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी निकलती है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, कि आप शेयर होल्डर को उनके फंड पर कितना रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 462। अ कंपनी पेज डिविडेंड आउट ऑफ, एक कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने, तो कैसे करती है, कहाँ से करती है, इसमें ये पूछ रहा है। फर्स्ट है आपका प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर ईयर ऑफ फॉर विच डिविडेंड्स आर टू बी पेड। ऐसा प्रॉफिट जिसके लिए हमने प्रॉफिट निकाला है और उससे हमें क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। उस ईयर का जो प्रॉफिट आया है उससे हमें डिविडेंड पे करना है, उस प्रॉफिट से पे करेगी। बी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा था उसके अंदर कुछ हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो अभी बांटा नहीं है, रिटेन अर्निंग है हमारी, अभी हमारे पास रखा है, उसको हम एज ए डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और ये भी सही है, राइट। सी कह रहा है मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर मनी प्रोवाइड करवाई गई है किससे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, किस लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन परसुएंस ऑफ देयर गारंटर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसके लिए, गारंटर्स हैं वो, तो क्या करना, अब वो भी अमाउंट जो अगर आपको रिसीव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, तो भी आप बाउंडेड है कि आप कंपनी को
जो कंपनी है वो पे करेगी डिविडेंड। तो इन तीनों में से ही जो प्रॉफिट आएगा, ये हमें स्टेट या गवर्नमेंट से हमें जो भी पेमेंट मिली है उसको हम एज ए डिविडेंड पे कर सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहे हैं 464 टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर यूज्ड। अगर हमें किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन का पता करना है तो हम कौन से रेशियोज को यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, लिक्विडिटी पोजीशन का पता करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम कुछ रेशियोज क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रेशियो से हम उसकी मेजरमेंट लगाते हैं कि जो हमारी कंसर्न कंपनी है उसकी पोजीशन क्या चल रही है लिक्विडिटी की। तो हमारे सामने फर्स्ट है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या एसिड टेस्ट रेशियो से हम एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन का पता लगा सकते हैं? सेकंड कह रहा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। थर्ड बैड डेब्ट्स टू सेल्स रेशियो, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको पता है जो एसिड टेस्ट रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, है ना। इससे क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं किसी भी कंपनी की एबिलिटी टू यूज़ एज ए, उसका भाई नियर मतलब एक तरह से क्विक है, उसका जो क्विक एसेट है उसको मेज़र करके हम ये पता कर सकते हैं कि करंट ईयर में, जो हमारा करंट ईयर है उसके अंदर वो क्या एबल है अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। तो हम ऐसे टेस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेकेंड है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नहीं भाई, ये हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो लिक्विडिटी को नहीं बता पाएगा। बैड डेब्ट्स टू सेल्स रेशियो, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं कर पाएगा। तो हमारे 2 तो कैंसिल हो गए। फोर्थ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो भी एक तरह से लिक्विडिटी पोजीशन बताने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हम मेज़र कर पाते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस है उनको मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो हमारा जो एक तो फोर्थ है और फर्स्ट है, ये 2 रेशियोज यूज़ करे जा सकते हैं किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को पता करने के लिए, मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 466 आपके सामने है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ बेयर ऑपरेटर। इसमें से कह रहा है जो बेयर ऑपरेटर है इनमें से कौन सा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेयर ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो हम देखो उसकी डेफिनेशन नीचे ही मिलेगी, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो मैं पहले बता दूंगी तो आप ऑप्शन से इजीली बता सकोगे। तो पहले हम ऑप्शंस रीड करते हैं। ठीक है, बेयर ऑपरेटर कौन होता है? ए स्टॉक ब्रोकर हु सेल्स शेयर नाउ एंड बाय सेम शेयर लेटर। एक ऐसा ब्रोकर जो अभी तो सेल कर रहा है और थोड़ी देर में मतलब थोड़ा टाइम बाद उसको शेयर को खरीद लेता है, उसको कहते हैं बेयर ऑपरेटर। या फिर बी एन इन्वेस्टर, एक ऐसा इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, जो उसके पास सिक्योरिटी है उसकी प्राइस दैट ऑफ द होल सिक्योरिटी मार्केट टू राइज। उसको लगता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सिक्योरिटी है या फिर उसकी होल सिक्योरिटी है मार्केट में प्राइस उसकी जो मार्केट प्राइस है वो राइज होने वाली है, उसको कहते हैं बेयर ऑपरेटर। या सी कह रहा है एन इन्वेस्टर हु सेल्स सिक्योरिटी एंटिसिपेशन ऑफ बीइंग एबल टू परचेज दैम लेटर एट अ लोअर प्राइस। या फिर एक ऐसा इन्वेस्टर जो अभी तो क्या कर देता, अपनी सेल कर देता है सिक्योरिटी को, किस में, क्या एंटिसिपेट करके कि वो एबल रहेगा रीपरचेज करने के लिए लेटर एट लोअर प्राइस। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आपका जो होगा सी होगा। एक बेयर ऑपरेटर कौन होता है? एक इन्वेस्टर होता है जो अभी तो सेल कर देता अपनी सिक्योरिटी को। क्यों करता है? उसको एंटिसिपेशन होता है कि वो आने वाले टाइम में उसको रीपरचेज कर लेगा लो प्राइस पर। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बेयर ऑपरेटर। ओके, बेयर ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आप भी किसी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूजीसी हो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट की, चाहे एचटेट हो। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और अकाउंट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिक्स आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा भी टारगेट यही है कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी की जा सके। ओके, और इसके लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। इसके लिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हो।
आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर मिलेंगे आपको, और जितने भी प्रीवियस पेपर चाहिए एच टेट हो, DSSP हो, KVS हो, सभी के, या फिर UP टेट हो, या फिर आपका UK SSC का जो पेपर होता है वो हो, मैंने सभी का सोल्यूशन आपको कॉमर्स PGT का आपको प्रोवाइड कराया है। आप एक बार जरूर जाकर चेक कीजिएगा। ओके, इसके अलावा भी जैसे MCQs हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी 1000 की, इसके अलावा अकाउंटेंट की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ, और दूसरे जो अदर्स जैसे हमारी फर्स्ट पेपर होता है रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसकी भी तैयारी साथ में करा रहे हैं। तो ओवरऑल आपको सब कुछ मेरे चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप पूरा मटेरियल मेरे यहाँ पर चैनल पर मिल सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने है 467। विच लिस्ट मैच करनी हमें लिस्ट 1 और 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को कोड से सिलेक्ट करना है। देखो फर्स्ट कह रहा है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इनमें से कौन सी क्या किससे मैच हो रही है? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है? एफिशिएंसी बताती है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, या लिक्विडिटी बताती है, या रिस्क बताती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो एक्चुअली उससे हम अपना रिस्क देख सकते हैं कि भाई रिस्क, जो हमारे फाइनेंशियल लेवरेज है उसमें हम किसको देखते हैं? हमारे रिस्क को देखते हैं, रिस्क फैक्टर आता है उसके अंदर। नेक्स्ट है क्विक रेशियो, तो इसका मैचिंग किससे होगा? डी से। ओके, क्विक रेशियो की बात करते हैं। क्विक रेशियो क्या होता है? हमने ऊपर भी किया था। एसिड रेशियो या क्विक रेशियो क्या बताता है आपको? आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बताता है, तो सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर हमें क्या बताता है? अभी हमने जो हमारा स्टॉक टर्नओवर होता है उसके लिए हमें पता है कि हमारा जो स्टॉक रहता है, अगर हम बेहतर कर रहे हैं, स्टॉक से जो टर्नओवर आता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा इससे मैच? ए। फोर्थ है मार्जिन ऑन सेल्स। अगर आप मार्जिन कर रहे हो सेल पर, मतलब सेल हम प्रॉफिट किस पर कहते हैं? प्रॉफिट हमारा अगर हमारी सेल हो रही है वो मार्जिन कॉस्ट प्राइस से ऊपर जा रही है, ठीक है, मतलब जो हमारी प्राइस है, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मार्जिन पे सेल कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कोड्स को जब मैच करेंगे तो देखिए फर्स्ट का हमारा क्या था? रिस्क। फर्स्ट का डी, तो डी तो सभी में है। और सेकंड हमारा क्या था? क्विक रेशियो हमारा था लिक्विडिटी से, सी। ओके, और जो हमारा थर्ड था स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर तो क्या बताता है? एफिशिएंसी बताता है, ए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा ए है ऑप्शन वही करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द। इसमें कह रहा है अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई फर्म है, ओके, और वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट, मतलब जो कहते हैं हम डीड बोलते हैं, जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं है, स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है अमंग पार्टनर्स, तो जो प्रॉफिट हमारा आएगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फर्स्ट है रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। किस रेशियो में? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमने कैपिटल लगाई उसके कॉन्ट्रीब्यूशन में हम उसको रेशियो देंगे, या फिर रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड इन द बिजनेस, मतलब किस पार्टनर ने कितना टाइम लगाया बिजनेस में, इस रेशियो पर उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर रेशियो टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, या डी है इक्वल रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हो तो आप क्या करते हो? देखिए जब उसके अंदर डीड बना रखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रेशियो मेंशन्ड होगा कि भाई किसको कितना मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आप क्या करते हो? जब आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप क्या करते हो? उनको अगर डीड नहीं है तो आप उनको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 469। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी, 2 हैं आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको रीड करते हो, फिर पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ओके, फर्स्ट कह रहा है इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। जब हम मरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं उस केस में द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम द लॉस अकर। मतलब वो कह रहा है जो हमारा इंटरेस्ट कब होगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब आएगा एग्जिस्ट में? जब आपको लॉस अकर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ये बात, है ना। अब मरीन इंश्योरेंस में इसके मरीन इंश्योरेंस जो करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है? हम इंटरेस्ट इंश्योरेबल तभी होगा जब आप लॉस बेयर करते हो, है ना। नेक्स्ट है आपके सामने सेकंड स्टेटमेंट।
इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अब फायर इंश्योरेंस की बात करता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब भी एग्जिस्ट करता है और साथ में जब आपको लॉस होता है तब भी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फायर इंश्योरेंस की भी स्टेटमेंट करेक्ट है और मरीन इंश्योरेंस की भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही हमारी स्टेटमेंट क्या होंगी, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके सामने दो स्टेटमेंट दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ गारंटी इंश्योरेंस। जो हम वर्कमैन्स कंपनसेशन देते हैं या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं वो किसका है, वो हम गारंटी देते हैं, है ना, गारंटी इंश्योरेंस है ना, कि भाई आप एक गारंटी दे रहे हो कि आपको अगर लॉस होगा तो आप क्या दोगे, इंश्योरेंस, मतलब उसको क्लेम दोगे, राइट। सेकंड क्या है, री इंश्योरेंस इज मोर कॉमन अंडर फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। बिल्कुल, जो हम क्या करते, एक बार इंश्योरेंस करवा लेते हैं और जब दोबारा में री इंश्योरेंस कराते हैं, क्या करते हैं, मतलब उसको रिन्यू भी कराया जा सकता है, तो री इंश्योरेंस भी होता है इसके अंदर। तो दोनों ही जो हमारे फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में दोनों में यही फैसिलिटी है, मतलब कॉमन है ये कि री इंश्योरेंस इसमें फैसिलिटी है। दोनों ही हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द गुडविल रेज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको लिए होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है, फिर भी देखते हैं, इसको मैं रीड करके दिखा देती हूँ आपको। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, काफ़ी ईजी है, आप बहुत ईजिली इसको दे सकते हो, आई नो दैट। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी सीरियसली, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी तैयारी को और सीरियस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने सिलेक्शन चाहते हो तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आपके सामने है 473, इफ़ द गुडविल रेज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब गुडविल को रेज किया जाता है कब, रिटायरमेंट के टाइम में कब, और उसको क्या किया जाता है, पार्टनर इज टू बी टर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। देखो, इफ द गुडविल रेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज टू बी रिटर्न ऑफ, आप क्या कर रहे हो, गुडविल को रेज कर रहे हो किसके टाइम पे, जब रिटायरमेंट ले रहे हैं पार्टनर और उसको रिटर्न ऑफ करते हो, देन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर डेबिटेड इन, जो रिमेनिंग पार्टनर वो तो जा रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर वो रह गए उनको किस अमाउंट से डेबिट करोगे। फर्स्ट है आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, या फिर कैपिटल रेशो से, या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो से। देन माय फ्रेंड ये 473 आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 474, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपके सामने लिस्ट दी है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। देखिए फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब आप पार्टनर के करंट अकाउंट को देखते हो और लिस्ट 2 के साथ मैच करते हो तो क्या देखोगे, इसमें क्या आएगा, पार्टनर करंट अकाउंट क्या शो करता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, सी फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, या डी गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो जो पार्टनर का करंट अकाउंट है उसमें क्या होता है, आप उसके फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे है गुडविल। अब जो गुडविल अकाउंट है वो कब करते हैं, क्या शो करता है, तो जो गुडविल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो देखते हैं हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे जो कंपनी है उसकी हमारी फर्म की गुडविल है क्या, तो कब करते हैं ये, जब एडमिशन का न्यू पार्टनर आता है उसके एडमिशन के ऊपर हम अपने गुडविल क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। गुडविल अकाउंट किससे, अब ये हमारा मैच होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थर्ड है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। जो पार्टनर्स का ड्राइंग कब बनता है, ड्राइंग का मतलब क्या है, कुछ आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ड्राइंग करना मतलब गुड्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ओके, उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना पार्टनर को। ओके, नेक्स्ट देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन करते हैं, देखिए जब आपकी पार्टनरशिप है, जब आप डिसोल्यूशन हो रहा है तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरह से जब हम देखेंगे मैच करेंगे, हमारा फर्स्ट किससे मैच हो रहा है, पार्टनर्स अकाउंट किससे हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल से, तो फर्स्ट हो रहा है सी से,
फर्स्ट सी से हो रहा है, तो 2 हो रहे हैं हमारे यहाँ पर सी एंड डी, बी एंड डी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जब आप मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट और इसका, तो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट था ये फर्स्ट से था, इसमें देखिए फर्स्ट फोर्थ ए से मैच हो रहा है यहाँ पर, ओके। और सेकंड जो था हमारा गुडविल कहाँ थी हमारी, गुडविल कब बनाते हैं, जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, तो बी से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपके सामने कुछ इस तरह से है। 475 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया के अंदर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो कौन सी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती, उसके पास राइट नहीं होता वो सिक्योरिटी इशू करने का। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं क्या वो इशू नहीं करती, देखो हम बार बार पढ़ते हैं, ये तो हमारे बेसिक है, बिल्कुल करती है वो, है ना, पब्लिक कंपनी करती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो उनको लास्ट में मैच्योरिटी पर रिडीम कर देते हैं, बिल्कुल करती है ये भी प्रेफरेंस शेयर। डेफर्ड शेयर, क्या आपने ये रीड किए थे, डेफर्ड शेयर एक पब्लिक करती है। और हमें क्या बताना है, कैन नोट डेबेंचर्स तो बिल्कुल करते हैं, है ना, हम डेप्ट जब बाहर से लेते हैं, जब डेबेंचर इशू करते हैं तो मतलब एक पब्लिक कंपनी डेबेंचर भी इशू करती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, मतलब जो एक पब्लिक कंपनी है वो डेफर्ड शेयर्स इशू नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें मैचिंग है आपके सामने, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, आप देख सकते हो। फर्स्ट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, आप मैच कीजिए, रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, कैश से होता है, या फिर लायबिलिटी से, या जर्नल रिजर्व से। तो माय डियर फ्रेंड, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर हमारे आगे के, पीछे के, दाएं के, बाएं के कैश जहां से आ रहा है वो क्या करोगे आप, सिर्फ कैश, मतलब रिसीट और पेमेंट जो अकाउंट है उसको सिर्फ मतलब है कैश से। कैश अगर आ रहा है तो रिसीट है, और जा रहा है तो क्या है, कैश है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके साथ, बी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर हम किस पे बेसिस से बनाते हैं, रेवेन्यू से, मीन्स करंट ईयर की जो, लेकिन इसमें क्या लेते हैं, करंट ईयर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम और एक्सपेंडिचर करंट ईयर की अगर कोई रेवेन्यू हमारी रेवेन्यू आई है या गई है, मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को किस में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। थर्ड हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जो हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन किस में करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स ये किससे मैच होता है, देखो नीचे देखिए, ये है जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन जनरल रिजर्व से। सब्सक्रिप्शन, अगर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है किसमें, एडवांस में, तो वो हमारी क्या होंगी, डेफिनेटली वो एक नॉन प्रॉफिटिंग अकाउंट, वो जो फर्म होती है उसके लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, मतलब सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव होती है वो एक तरह से लायबिलिटी ही होती है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, हम कोर्स देखते हैं, तो कोर्स के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ओके, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसका ए ही आएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 477, which one of the following is not a valid observation with reference to the declaration of or payment of dividend for any financial year। मतलब एक कह रहा है क्या, एक आप क्या नहीं करोगे, एक वैलिड ऑब्जर्वेशन क्या नहीं बनता, किसके रेफरेंस में, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो पेमेंट किसकी, डिविडेंड की, किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उससे पहले आप क्या करोगे, देखो मतलब जो आप डिक्लेरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से क्या वैलिड नहीं है वो निकालना आपको, ठीक है, मतलब क्या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है डेप्रिसिएशन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी प्रोवाइडेड, यस, जब आप डिविडेंड देते हो उससे पहले जो उस करंट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आपको डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, उसको भी चार्ज करेंगे। थर्ड है एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड, उसमें साथ में आपको एरियर्स जो है डेप्रिसिएशन की उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सी है लॉसेस, क्योंकि हमारे जितने भी खर्चे हुए हैं हमारे उनको क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा वही तो हम डिविडेंड के रूप में पे करेंगे। सी है लॉसेस इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर मस्ट बी सेट ऑफ, अगर कोई लॉस हुआ है उसको भी डिविडेंड पे करने से पहले क्या करेंगे,
सेट ऑफ करेंगे। डी कह रहा है 10% ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू द रिजर्व इन ऑल केसेस। वो कह रहा है डिविडेंड पे करने से पहले आप कितना भी पे कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इन ऑल केसेस कह रहा है रिजर्व में आप 10% प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मतलब हम किस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते, हम नहीं करते डी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप इनको मत देखिएगा, ये दीज आर नथिंग, ओके, नॉट रिलेटेड दिस क्वेश्चन। 478 which of the following amounts shall be credited to investor education and protection fund। वो कह रहा है कौन सी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी किसके अंदर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। कब, इफ दे रिमेन अनपेड, एक ऐसी अमाउंट जो अनपेड है, अनक्लेम्ड है, कब से, 7 years फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू, मतलब वो ड्यू थी कि वो ड्यू होनी थी, मतलब किसी को पे करना था, जो हमारी अनक्लेम्ड होती है वो अब वो की नहीं है, मतलब 7 years से ना तो किसी ने क्लेम किया उसके ऊपर, अनक्लेम्ड है, और ना ही अनपेड, वो अनपेड भी है और अनक्लेम्ड भी है 7 years से, मतलब उनके एक तरह से आप कह सकते हो कि वो क्या थी, हमें वो क्या करना था, उनको रिडीम करना था, है ना, लेकिन वो नहीं की गई। तो अब वो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो कौन सी अमाउंट होती है वो, मैच्योर डिबेंचर ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी के मैच्योर डिबेंचर मैच्योर हो जाते हैं उस केस में। टैक्स एरियर, जब टैक्स एरियर आता है तब, तो टैक्स एरियर आएगा, इन्वेस्टर से क्या मतलब है, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ द सेल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई सेल की है प्रॉपर्टी उसकी प्रोसीडिंग करने के लिए, या प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स, या फिर आपके कोई डाउटफुल डेट्स है उनका प्रोविजन करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स वो किस में होता है, इन केस में मैच्योर डिबेंचर ऑफ द कंपनी, जब कंपनी के डिबेंचर है मैच्योर हो चुके हैं और उनकी हमें पेमेंट नहीं की है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे किसमें, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी आपकी मैचिंग का है, मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, ओके। इसमें देखिए फर्स्ट है अनसर्टेन लायबिलिटी, जो हमारी अनसर्टेन लायबिलिटी होती है वो किससे रिलेटेड है। देखो जो अगर हम बात करें, देखो नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या होती है, एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन, जो हमारी अगर लायबिलिटी हमारी अनसर्टेन है, अनसर्टेन कब होगी, जब हमने उस लायबिलिटी को क्या कर रखा है, एस्टिमेटेड कर रखा है, तो वो हमारी अनसर्टेन है डेफिनेटली। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ टेंजिबल एसेट, टेंजिबल जब एक्सपायर होते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो, तो देखिए जब आपके टेंजिबल एसेट एक्सपायर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, ओके। किससे मैच हो रहा है, ए से। बेसिस फॉर ऑल वैल्यूएशंस इन द बैलेंस शीट, जब बेसिस मतलब क्या बेसिस है बैलेंस शीट का वैल्यूएशन के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी एक तरह से प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, मतलब जब वैल्यूएशन जो हम किसका बेस पे करते हो बैलेंस शीट में, उसके स्टॉक का, तो किसका करते हो, जो हमारी एसेट होती है उसका, जो भाई मार्केट प्राइस या उसकी कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, उसके ऊपर वैल्यूएशन करते हो, ठीक। जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 8, वो किससे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो हमारे लास्ट में क्या बच गया, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो वैसे भी ये याद रखना, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है वो रिलेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 491, अ मशीन विद रिटन डाउन वैल्यू, एक मशीन है उसकी रिटन डाउन वैल्यू है 10,000, मीन्स हमने उसका डेप्रिसिएशन लगा के उसको उसकी वैल्यू कितनी निकाली मशीन के 10,000 और उसको सोल्ड कर दिया 30,000 में। द अमाउंट रियलाइज्ड इज जो हमें अमाउंट रियलाइज हुई है उसको सोल्ड करके, उसको सेल करके, सोल्ड आउट करके, तो उस अमाउंट को क्या कहेंगे, उसको कैसे रियलाइज करेंगे। फर्स्ट कह रहा है कैपिटल रिसीट एंड द प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए एक हमारी मशीन थी, मतलब वो हमारी एसेट थी, और एसेट जब डेप्रिशिएट होकर उसको अगर सोल्ड आउट करती तो एक तरह से हमारी क्या होती है, कैपिटल गेन होती है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, एक उसको क्या मानेंगे हम, कैपिटल रिसीट। जो हमें प्रॉफिट आया है उसको सोल्ड करके वो हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसीट, एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू द
कैपिटल रिजर्व, और जो इस पर जो प्रॉफिट आया उसको हम कहाँ पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 492 10,000 spent on the replacement of worn out part of electronic machinery is treated as। इसमें कह रहा है हमने 10,000 रुपीज़ स्पेंड की, अमाउंट हमने 10,000 की स्पेंड की किसके ऊपर, एक मशीनरी थी, उसके कोई पार्ट था वो टूट गया था, उसको रिप्लेस करने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी उसके पार्ट में कोई खराबी आ गई, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, 10,000 उसके ऊपर हमने क्या किया, खर्चा किया, स्पेंड किया। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉस। देखिए हमने मशीन पहले से थी हमारे पास, हमने पहले उसके ऊपर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक, उस इंस्टॉलेशन में, उसके कैरेज में जो करना था वो डाल चुके हैं। लेकिन अगर आगे चाहे उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस आए, उसके ऊपर रिपेयरमेंट का खर्चा आएगा, क्योंकि हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 493 में क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ खर्चे किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्रोप्राइटर होते हैं कुछ खर्चे करते हैं, ठीक है, उनको वो किस में डाल देते हैं, एक तरह से भाई उन्होंने वो खर्चे हैं, अगर वो आज जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे, मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है, कमेंस कैसे करेंगे। तो उस खर्चे को एसेट में डाल देते हैं और फिर बाद में एवरी ईयर उसको सेट ऑफ करते रहते हैं पिंडल अकाउंट में। ओके, तो ये किस में आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैपिटलाइज्ड अलोंग विद द परचेज प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए इसमें कह रहा है अगर कोई नई मशीनरी ली है, कोई एसेट लिया है, ठीक है, उसके साथ कह रहा है क्या कैपिटलाइज किया जाएगा उसी के साथ, जब उसको परचेज करते हैं तब। समझ में आया कुछ, इनमें से क्या कैपिटलाइज किया जाएगा, कब, परचेज प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम एक फिक्स्ड एसेट है उसको हम खरीद रहे हैं, उसके साथ और कौन सी अमाउंट होगी जो हम कैपिटल करेंगे, ठीक है, उसके साथ कैपिटल, मतलब एज ए कह सकते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेंगे उसके साथ। इंपोर्ट ड्यूटी, देखो इंपोर्ट ड्यूटी तो बिल्कुल होगी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई एसेट है, आपने इंपोर्ट किया दूसरे देश से, तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी हमने दी है अपने देश में, वो क्या करेंगे, उसके साथ जो हमारी अमाउंट होगी वो किस में जुड़ जाएगी, जो हमने एसेट खरीदी उसी के अंदर। सेकंड है डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। बिल्कुल, हमने जो डिलीवरी है और उसको हैंडल करने की जो कॉस्ट लगाई है, मतलब डिलीवरी भाई पोर्ट से लेके और आप अपने गोडाउन तक, अपने वर्कशॉप तक, वहाँ पर फैक्ट्री तक लेकर आएंगे, तो डिलीवरी हैंडलिंग डिलीवरी चार्जेस भी देंगे, तो वो भी आपके उसमें किस में जुड़ जाएंगे, जो एसेट की प्राइस है उसी के अंदर। कैश डिस्काउंट, क्या कैश डिस्काउंट इसमें इंक्लूड होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली नो, है ना, कैश डिस्काउंट तो नहीं हो सकता। अगर हमें कोई कैश डिस्काउंट इसमें मिला है तो वो नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर उसको लाने के बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है, मान ली किसी इंजीनियर को बुलाया, ठीक है, और उसको हम इंस्टॉलेशन का वो दे रहे हैं, भाई उसके जो भी खर्चा बनता है वो दे रहे हैं, तो क्या आएगा, वो भी एक तरह से क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और जो एसेट होगी उसी के परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट था, सेकंड था और फोर्थ था, तो राइट ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैचिंग करना है और इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं। अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो। 495 मैच करना है आपको अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट के लिए जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है वो कौन सा है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो है 10। ये बहुत ईजी है, मेरे को लगता है ये तो सभी को रट्टा हुआ होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वो करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये किससे रिलेटेड है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जब हम मैचिंग देखेंगे, कुछ यहाँ पे कोड्स देखेंगे, तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसे पूछ रहे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, 2 है,
प्रोवाइड्स द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट। जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो क्या कहते हैं, इन्वेंट्री है उसको किस पे वैल्यू की जाना चाहिए। देखिए आपको याद है ना, आप इन्वेंट्री किस में डालते हो, एसेट साइड में डालते हो, वो हमारी एसेट होती है, तो हम उसको किस बेसिस में डालते हैं, हमने पहले भी इसका क्वेश्चन आया तो उस पर भी किया है कि वो जो हमारी एसेट होती है उसको किस पे वैल्यू किया जाता है, आपको बताना है। तो फर्स्ट है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल कॉस्ट, या फिर सेकंड लोअर हिस्टोरिकल कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, ओनली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन उसका क्या होगा, ए, कि भाई जो उसकी या तो उसकी बुक वैल्यू है वो या फिर मार्केट वैल्यू है वो, उन दोनों में से जो कम होगा उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन होगी इन्वेंट्री की। समझ गया भाई, उसकी जो बुक में जो वैल्यू है उससे, या फिर जो मतलब हिस्टोरिकल जो उसकी कॉस्ट रही वो, या फिर जो मार्केट में रिलाइज हो रही है वो, उन दोनों में से जो लोअर होगी हम उसी बेसिस पर उसको वैल्यू देंगे। राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 497, while making adjustment entry in respect of interest on capital credit is made to। जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो किसके रिलेटेड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, तो किसको क्रेडिट करते हो आप। देखो आप किस पर दे रहे हो, इंटरेस्ट किस पर दे रहे हो, कैपिटल पर। कैपिटल आपकी क्या है, लायबिलिटी है, तो कैपिटल तो क्या हो गई आपकी, क्रेडिट हो गई, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, किसको करोगे, वो आपकी लायबिलिटी हुई, तो कैपिटल अकाउंट को करोगे ना आप। तो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ए। सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड बी stay tuned for the tomorrow for another video। माय डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डे कॉस्ट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, सभी क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि हमें टारगेट करना है अपना टीचिंग एग्जाम डेफिनेटली। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड लक।